ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे अगले मेहमान हैं सुचिता की राजनीति के प्रतिमान, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति कहे जाते हैं और बीजेपी के पसंदीदा चाल, चरित्र और चेहरे के तीनों पैमानों पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। एक बार की विधायकी में जहां लोग खुद को राजा समझ बैठते हैं, लेकिन जो हमारे अगले मेहमान हैं वो 5 बार विधानसभा का चुनाव जीतकर भी जमीन से जुड़े हुए हैं। और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी को मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी का। और इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को भी। राजेंद्र शुक्ल जी को हम सम्मानित करेंगे और उसके बाद सवाल जवाब का दौर शुरू होगा, क्योंकि डिप्टी सीएम की एक बड़ी जिम्मेदारी राजेंद्र शुक्ल जी को मिली है। क्या विजन है और किस तरीके से अब इनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश, तो सम्मानित करते हुए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी ने राजेंद्र शुक्ल जी को सम्मानित किया है। और उसके बाद हमारा सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेंद्र शुक्ल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो अब सवालों का सिलसिला हम शुरू करेंगे और उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपनी सहयोगी प्रेरणा मिश्रा को। और अब हम सवाल पूछेंगे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी से, क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब मध्य प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है, क्योंकि पहली बार जिम्मेदारी मिली है डिप्टी सीएम के राजेंद्र शुक्ल जी को। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने इस पैनल की। ओवर टू यू प्रेरणा मिश्रा। बहुत शुक्रिया मनु, और आप भी आइए इस चर्चा में मुझे ज्वाइन करिए। सर बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो शुरुआत करूंगी आपको बधाई देकर। मध्य प्रदेश की एक बड़ी कमान आपको मिली है, जमीन से जुड़े नेता हैं, और इस चुनौती को कैसे आप निभाएंगे? आपको धन्यवाद। कोई भी चुनौती यदि चुनौती है तो अवसर भी है, और इसलिए मैं हमेशा हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता हूं। और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता, और जिन टारगेट्स को अचीव करने के लिए कोई भी डिपार्टमेंट काम करना चाहता है, उस टारगेट को अचीव नहीं किया जा सकता। और इसलिए ये कोई चुनौती नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उसके लिए। लेकिन मैं राजेंद्र शुक्ल जी, हम आगे बढ़े और बहुत सारे विषयों पर बातचीत करें, लेकिन मुझे जो पहला सवाल आपसे समझ में आ रहा है वो ये कि रीवा के लोग ज्यादातर मैंने देखे हैं शॉर्ट टेम्पर होते हैं, लेकिन आप इतने मृदभाषी, इतने सॉफ्ट स्पोकन, वो कैसे? नहीं, रीवा के लोग तो बहुत ही शांत स्वभाव के, और रीवा के लोगों के बारे में चाहे कोई कुछ भी कहे। एक समय था जब लोग कहते थे रीवा में वर्क कल्चर नहीं है। जब मैं 2003 में पहली बार विधायक बना और 6 महीने के बाद मंत्री बन गया, तो मैंने कहा रीवा में ये होना चाहिए, रीवा में वो होना चाहिए, ये लाइए, वो फाइल लाइए। तो अधिकारी भी हमसे कहते थे कि साहब रीवा में कुछ नहीं होगा। तो मैं ये मानता था कि रीवा को लेके कहीं न कहीं यहाँ पर एक बड़ा गहरा षड्यंत्र है, इसी के कारण रीवा पिछड़ गया है। लेकिन रीवा में कुछ नहीं होगा ये कहने वाले अधिकारी भी ये कहते थे कि रीवा के लोगों का ब्रेन बहुत फर्टाइल है। तो इसलिए मैं समझ गया कि यदि हमारा ब्रेन फर्टाइल है और हमारे इलाके में तमाम तरह की खनिज संपदा है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कमज़ोर है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यदि हम मजबूत कर दें तो हमारे ब्रेन फर्टिलिटी के दम पर और इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर हम हिंदुस्तान के सबसे बेहतर इलाके के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा आपने कहा कि रीवा के लोगों में बहुत जल्दी वो लूज टेम्परामेंट के हैं, तो वो भी उसी प्रकार की एक बात है जैसे पहले कहा जाता था कि रीवा में वर्क कल्चर नहीं। नहीं सर, आए दिन हम वीडियो दिखाते रहते हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, कहीं ना कहीं विवाद होता ही रहता है। मैं सर, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप विकास पुरुष कहे जाते हैं और अब तो एक विकास का और माध्यम आपके पास है, स्वास्थ्य। मेडिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य दोनों को सम्मिलित भी कर लिया गया है। रीवा में एक अस्पताल है, संजय गांधी अस्पताल, हालांकि वहां से भी कई बार कमियों की शिकायतें आ जाती हैं। लेकिन स्वास्थ्य जगत में और क्या बेहतर काम मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं और आगे किए जाएंगे? देखिए,
स्वास्थ्य के क्षेत्र को हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में माना है। और पहले न तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा था हमारे हेल्थ सेंटर्स का, और न ही ह्यूमन सोर्स जो पर्याप्त होना चाहिए, मैन पावर, वो भी नहीं था। लेकिन यदि आप अभी देखेंगे तो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में पीएससी हो, सीएससीज हो, यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। हमारे जिला अस्पतालों में, मैं आपको वो पॉजिटिव पक्ष बता रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव पक्ष तो आपने थोड़ा सा इशारा किया है, लेकिन जो पॉजिटिव पक्ष है, जब मैं पहली बार विधायक बना तो सबसे बड़ा इशू रहता था संजय गांधी में सैंक्शन पोस्ट है और भरी नहीं गई, नर्सेस की कमी है, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके और प्रोफेसर तक जितने पदों की सैंक्शन थे उसके आधे भरे रहते थे। लेकिन आज आप देखिएगा तो वहाँ पर जितने भी स्वीकृत पद हैं सभी भर गए हैं। हमारे हेल्थ सेक्टर में ज़रूर मैं ये मानता हूँ कि एनएचएम के सपोर्ट के बावजूद अभी कई ऐसे पद हैं जिनको हमें सैंक्शन कराना है, उसको भरना है, ये हमारे सामने चुनौती है। लेकिन इन सारे कामों को जब पूरा कर लेंगे तो एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पीएससी लेवल तक, बल्कि सब हेल्थ सेंटर लेवल तक, जिसको अभी केंद्र सरकार ने आरोग्य मंदिर नाम दिया है, अब उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं कहलाएंगे, वो आरोग्य मंदिर कहलाएंगे। हमारे मध्य प्रदेश में 14,000 के करीब आरोग्य मंदिर हैं और लगभग 1,500 से पौने 2,000 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 350 सीएससीज हैं, जिला अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल है, फिर सुपर स्पेशलिटीज हो गई है, मेडिकल कॉलेज के हैं। इनमें जो कमियां हम लोगों ने उसको गैप एनालिसिस कर लिया है और गैप एनालिसिस करके और उसमें जो प्रतिपूर्ति करनी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो मैन पावर की हो, उसकी प्रतिपूर्ति करके और हम एक बहुत अच्छे हेल्थ के मामले में अपने स्टेट को उसी तरह से डेवलप करेंगे जैसे हमने एनर्जी में किया है, जैसे हमने एग्रीकल्चर में किया है, इरिगेशन में किया है। लोग हमारा लोहा मानते हैं। लगातार 7 वर्ष से कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को मिल रहा है। सफाई के मामले में भी हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है पूरे देश में। तो उसी प्रकार से हेल्थ के सेक्टर में भी जो कमी है उसको पूरा करके और आने वाले दिनों में लोग ये कहेंगे कि हेल्थ इंडेक्स के मामले में सबसे टॉप स्टेट कोई है तो मध्य प्रदेश है। बिल्कुल, आपको शुभकामनाएं हैं उसके लिए। क्योंकि अब आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगी विंध्य क्षेत्र की, क्योंकि वहां पर एक वक्त पे कांग्रेस का राज होता था, चाहे वो अर्जुन सिंह हो, मोतीलाल वोरा हो। लेकिन उसके बाद, जैसे कि हमारे कार्यक्रम का भी नाम है राइस मध्य प्रदेश चैप्टर, विंध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का राइस हुआ और आपकी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा ये कहा जा रहा था कि विंध्य में सबसे कमजोर है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, वहां के लोगों ने साबित किया 2018 के चुनाव में, क्योंकि विकास तो एक तरीके से देखिए आप तो सारे विंध्य क्षेत्र जो है वो 4 लेन की शानदार सड़कों से एक छोर से दूसरे छोर तक कनेक्ट हो गया है। सिर्फ सीधी और सिंगरौली के बीच का एक पोर्शन अभी चल रहा है। इरिगेशन के कैनाल का नेटवर्क जाल बिछ गया है। सिर्फ सतना जिले का कुछ पोर्शन में टनल में कुछ परेशानी आने के कारण वो डिले है, लेकिन अब अगस्त तक वो भी हो जाएगा। लेकिन काम चल रहा है, लोग देख रहे हैं। 24 घंटे बिजली हमने गांव-गांव में कर दी थी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से लेके और वाइट टाइगर जो हमारी पहचान था, लोग कहते थे सफ़ेद शेर रीवा का है और वो सारी दुनिया में है, रीवा में नहीं है पिछले 46 सालों से। उसको वापस लाने का काम किया तो एक रिटर्न ऑफ द प्राइड जैसा माहौल पूरे विंध्य क्षेत्र में लोगों ने इसको माना। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा वहाँ पर। जब सारी दुनिया ने ये रेजोल्यूशन पास कर दिया कि थर्मल पावर फॉसिल फ्यूल्स पर आधारित पावर प्लांट्स को डिस्करेज किया जाए और सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के पावर प्लांट्स बनाए जाएं, वो सारी दुनिया का रेजोल्यूशन था पेरिस में। लेकिन उस दिशा पे पहला सबसे मजबूत कदम हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के रीवा में उठा और 750 मेगावाट का सोलर प्लांट सबसे कम रेट का। न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ने छापा जब ₹2.96 टैरिफ आया कि लोएस्ट एवर रीवा सोलर हैज रिसीव्ड लोएस्ट एवर टैरिफ इन सोलार। तो ये रीवा का नाम सारी दुनिया में। तो रीवा के लोगों ने साबित किया है
कि हम सिर्फ विकास चाहते ही नहीं हैं, हम विकास का स्वागत करना भी जानते हैं। तो 2018 में जब पूरे प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी थी तो वहाँ प्रो इनकम्बेंसी हो गई, 16 से 24 सीटें पहुँच गए। और इस बार लोगों ने कहा कि अब इस बार तो विंध्य क्षेत्र के कारण फिर से लगता है कि बीजेपी नीचे चली जाएगी। तो मैंने उस समय भी कहा था, यदि आप मेरा देखेंगे, कि 24 से कम होने का सवाल ही नहीं है, एक आध सीटें बढ़ जाएं तो अलग बात है। तो इस बार 24 में 25 आ गई। तो विंध्य क्षेत्र के लोगों ने, जिनकी आंखें तरस रही थी विकास को देखने के लिए, पिछड़ेपन का कलंक उनको बहुत लंबे समय तक उनको नीचा देखने के लिए मजबूर किया कर देता था, जब उन्होंने विकास की गंगा को बहते हुए देखा तो भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब अंदरूनी चल रहा था, भाप नहीं पाया कोई। तो ये तो अंडर करंट होते हैं। हम लोगों को अंडर करंट मालूम है, क्योंकि हम लोग गांव-गांव में लोगों के चेहरे को देख के समझ जाते हैं ये खुश है कि नाराज है। तो हमको लग रहा था कि 18 में जिस प्रकार का उनका रिस्पांस था, उसी प्रकार का रिस्पांस इस चुनाव में भी हमको दिख रहा था कि हम जाते थे तो वो खुश हो जाते थे और आगे बढ़ते थे। और नहीं तो चुनाव में जब सामने वाला वोट दे के नहीं आता तो आप चेहरा देख के समझ जाते हैं कि वोट नहीं दिया है, और वोट देने वाले लोगों का चेहरा बता देता है कि इन्होंने आपको वोट दिया है। तो हम लोग उनके चेहरे को देख के भांप लेते हैं। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि मुझे इस बार विंध्य क्षेत्र का दौरा करने का मौका मिला चुनाव के वक्त, और जिस सोलर प्लांट का की आप बात कर रहे हैं, दूर दूर तक मनु नजर ही नहीं आता है कुछ, सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ सोलर प्लांट्स नजर आएंगे। और इसी के साथ फ्लाईओवर्स विंध्य में बने, विकास पुरुष जब नेतृत्व कर रहे हों तो उसकी झलक अलग देखने को मिलती है। लेकिन प्राकृतिक और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो कर ली, और उस विरासत में विंध्य की बात करें वो अलग स्थान रखता है। एक और चीज है विंध्य में खास, वो ये कि भगवान श्री राम ने 13 वर्ष तक वहां पर निवास किया था चित्रकूट में, और माफ कीजिएगा 12 वर्ष तक। और वहां पर जिस तरह से अभी काम हो रहे हैं, क्योंकि अब अयोध्या में राम मंदिर का उत्थान भी हुआ है, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब लोगों की निगाहें टिकी हैं चित्रकूट की ओर, क्या उसको भी अलग बनाया जाएगा? बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले ही 16 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने चित्रकूट का दौरा किया था, और राम वन गमन पथ करके जो एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट की पहली बैठक उन्होंने चित्रकूट में कर ली है। और भगवान राम मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक जहाँ जहाँ से गुजरे हैं वो सारा रोड जो है, मार्ग जो है, वो आइडेंटिफाई करके और उस पर काम करने का फैसला हो गया है। और आप देखेंगे कि चित्रकूट भी काफ़ी विकसित होगा, एक धाम के रूप में है ही, लेकिन अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या से यूपी गवर्नमेंट चित्रकूट को सीधा जोड़ रही है 4 लेन की सड़क से। और जो एमपी के हिस्से का परिक्रमा से लेके और तमाम तरह के वहाँ जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से लेके और पार्किंग और इस प्रकार की चीज़ें, वो हमारे इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। तो एक और राम वन गमन पथ बनेगा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक, और दूसरी तरफ चित्रकूट का चौतरफा विकास जो पिछले दिनों शुरू हुआ था, उसमें और तेज गति लाई जाएगी। क्योंकि अब आप मध्य प्रदेश की पूरे कमान संभाल रहे हैं, तो आपके पास दो भगवान श्री राम की विरासत है, एक ओरछा में और एक चित्रकूट में, और दोनों को उसी तरह से उसकी भव्यता देखने को मिलेगी आगामी दिनों में। बिल्कुल, क्योंकि वास्तव में 22 जनवरी का दिन हमारे देश का बहुत बड़ा दिन था, जब भव्य मंदिर में रामलला प्रवेश कर रहे थे, और प्रधानमंत्री जी जब उनका मुकुट और वस्त्र लेके और जब चले हैं, तो आपने देखा होगा टेलीविजन में कि जितने लोग भी वहाँ पर रहे, चाहे अवधेशानंद गिरी जी रहे हों, चाहे मुरारी बापू रहे हों, चाहे बाबा रामदेव रहे हों, चाहे बागेश्वर महाराज जी रहे हों, चाहे अमिताभ बच्चन रहे हों, चाहे सचिन तेंदुलकर रहे हों, चाहे मुकेश अंबानी रहे हों, सबके आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। तो बहुत ही भावुक करने वाला क्षण था, और एक ऐसा काम था जो सबके दिल में ये कसक थी। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है आप पे कि आप राजनीतिकरण किया है आपने भगवान राम का, क्योंकि 2024 में चुनाव है, इसीलिए आपने उससे पॉलिटिकल इवेंट बना। नहीं, ये तो 91 में जब जनसंघ बना था, जब जीतने की और सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं थी। 1951 में जनसंघ, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने मंत्री पद को ठोकर मार के और नेहरू जी के मंत्रिमंडल से बाहर होके 2 मुद्दों पर, एक तो धारा 370, इस देश में 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान नहीं चलेंगे, ये नारा देके वो बाहर आए। फिर वो कश्मीर में प्रवेश किया उन्होंने बिना लाइसेंस के, वहाँ बिना परमिट के प्रवेश नहीं कर सकते थे, वहाँ पर जेल में उनकी मृत्यु हुई। तो ये मुद्दे
और राम जन्मभूमि पे भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। ये संत महात्माओं का, हमारे देश के करोड़ों लोगों के का आस्था का विषय था। और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से लेकर भाजपा तक जनता के उन तमाम संवेदनशील मुद्दों को अपना मुद्दा मानती है। लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रही थी और उसके बाद बड़ी कुशलता के साथ इस उलझे हुए मामले को सुलझा दिया गया। भव्य राम का मंदिर बन गया, जनता के पैसे से बना है। कितनी बड़ी बात है कि 1800 करोड़ रुपए लोगों से, चूंकि लोगों की भावनाएं थी तो लोगों ने खुले हाथ से दान भी किया। और किसी ने 10 रुपए दिए हैं, किसी ने 100 रुपए दिए हैं, किसी ने 1000 रुपए दिए हैं, किसी ने लाख रुपए दिए, किसी ने करोड़ रुपए दिए हैं। देश के जनता के पैसे से बनाया गया ये भव्य मंदिर, इसकी पहल कोई यदि विरोध करेगा भी तो जनता ये जानती है कि यदि विश्व हिंदू परिषद। आपने दर्शन किए कि नहीं? अब हम लोगों को 22 तारीख तक तो अपने ही जिले में ही कहीं न कहीं रहना था, लेकिन अब योजना बन रही है। निश्चित रूप से। और एक और बात, विरोध की आप बात कर रहे थे। विपक्ष बहुत बड़ा विरोध किया था, विपक्ष ने पूरा प्रदर्शन कर दिया था सड़क पर बैठकर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। तस्वीरें तो आपने भी देखी। नहीं, मन उनका ठीक नहीं था। वास्तव में ये कोई राजनीतिक विषय नहीं था, ये तो हमारे आस्था का विषय था। सभी दल के लोगों को इसमें आगे आना चाहिए था और ये राजनीतिक विषय है ही नहीं। लेकिन यदि कोई जानबूझ के हमारे झोली में इसका पूरा श्रेय डाल रहा है तो हम क्या करें। लेकिन ये तो सभी के को आमंत्रण था, सभी आए। भगवान का मामला है, कोई चुनाव जब होगा तो लड़ लेंगे, लेकिन भगवान के मामले में भी आप राजनीति आप देख रहे हो और इस विषय पर राजनीति करने का आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो। ये लोगों को समझ में आ रहा है। और आप अयोध्या कब जा रहे हैं? आपका बन गया है प्लान जाने का? हाँ, 6 तारीख के पहले ही प्लान बना। 6 फरवरी के पहले प्रयागराज, क्योंकि हम लोग प्रयागराज से लगा हमारा जिला है, तो पहले जाएंगे प्रयागराज में। माघ का मेला चल रहा है, वहाँ गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, फिर वहां से अयोध्या जाएंगे। ठीक है, अयोध्या जाइएगा आप। लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर भी मैं बातचीत कर लेती हूं, क्योंकि आपकी तरफ से टारगेट 29 सीटों का रखा जा रहा है। तो 2024 में 29 कैसे आपके पाले में आएंगी? रणनीति क्या है? 29 में 28 तो पहले आ चुकी है, तो आती भी रही है पहले से। तो कोई ऐसा बड़ा टारगेट हमारा नहीं, सिर्फ एक सीट बढ़ानी है, छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा में डेरा डाले हुए हैं छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी। हाँ, लेकिन अब उनका समय हो गया। अब वो कुछ ऐसा विशेष करने की स्थिति में नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए बनाना चाहता है कि विश्व गुरु के स्थान पर भारत को पहुंचने का जो लंबा पुराना सपना था हमारा, मोदी जी ने इन 10 वर्षों में उसके करीब पहुंचा दिया हमारे देश को। अब हमें सिर्फ अपने मुकाम तक पहुंचना है। आर्थिक महाशक्ति बने भारत और दुनिया का नेतृत्व करे भारत। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, आपको ध्यान होगा, 19वीं सदी में कि 21वीं सदी भारत की होगी और भारत विश्व गुरु के स्थान पर विराजित होगा। 21वीं सदी चल रही है। अब मोदी जी का नेतृत्व का लोहा सारी दुनिया मान ही रही है। सारे उलझे हुए मामले उन्होंने सुलझा दिए हैं। तो इसलिए उस महापुरुष की भविष्यवाणी के साकार होने का सहयोग मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। तो इसलिए अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के लिए देश की जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। क्योंकि आपने बोला कि कमलनाथ का समय हो गया है, तो फिर कांग्रेस में समय किसका है? फिर अब नए लोगों का समय है। अब वो मेहनत करें और संघर्ष करें, जीतू आंदोलन पटवारी करें। अब तो कमान बदल दी है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने जीतू पटवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और उमर सिंगार जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। कंपेटिवली दोनों यंग हैं, तो ये मेहनत करें। लेकिन अभी 20 वर्षों तक, 25 वर्षों तक तो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे दिखता नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने काम किया है, हमने काम किया है। क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 29 सीटों में से 28 आपके पास है, एक ही बस कांग्रेस के पास है। बीजेपी के पास चुनौती ज्यादा बड़ी है कि उसको बरकरार रखना है। नहीं, ये बात सही है। इसलिए हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में हमारे चुनाव कार्यालय खुल गए हैं, लोकसभा की बैठकें हो गई हैं। लगातार हमारे कार्यक्रम फरवरी तक के सारे फाइनल हो गए हैं। आचार संहिता के लगने के पहले तक हमको क्या करना है, हमने उस पर काम शुरू कर दिया है। तो इसलिए ये चुनाव तो जनता का चुनाव बनने वाला है। हम लोग कोई कसर इसलिए नहीं छोड़ना चाहते
कि यदि कोई 2 लाख से जीतने वाला है तो उसको 3 लाख से जिता दें, कोई 3 लाख से जीतने वाला है तो उसको 4 लाख से जिता दें। लेकिन चुनाव मोदी जी के नाम पर इस बार देश की जनता कमर कस के तैयार बैठी है। आपको शुभकामनाएं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं राजेंद्र शुक्ल जी, तो सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल आप देखते हैं इस बदलती राजनीति? इस समय तो सोशल मीडिया का ही दौर है। हर व्यक्ति बहुत अलर्ट है, हर व्यक्ति मोबाइल में हमेशा कुछ ना कुछ करते हुए दिखता है। तो ऐसे समय में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये सब चीज़ों में हमारे मोदी जी भी कितना सक्रिय रहते हैं और प्रधानमंत्री जी सक्रिय रहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये बहुत महत्वपूर्ण टूल है और इसलिए हम सारे लोग उसमें जो भी गतिविधियां होती हैं, देश में जो भी अच्छा हो रहा है, देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उन सब चीज़ों को हम लोग हमेशा पोस्ट करते रहते हैं और हमारे जो लाखों फॉलोअर्स हैं वो उसको लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। जनसंपर्क मंत्री रहे हैं आप, तो मुझे लगता है आप ज़्यादा बेहतर भूमिका समझ पाते हैं सोशल मीडिया की। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, और इसका भी कम महत्व नहीं है, और प्रिंट मीडिया का भी अपना एक अलग महत्व है। और ये अब तीनों मीडिया चौथे स्तंभ के रूप में लोकतंत्र के माने जाते हैं, तो सभी का अपना स्थान है और हम लोग सभी में एक्टिव रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए वक्त निकालने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें रखने के लिए कि मध्य प्रदेश में आगे विकास किस दिशा में बढ़ने वाला है। और आपका दावा कि एक सीट सिर्फ छिंदवाड़ा नहीं है, इस बार 2024 में छिंदवाड़ा भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में रहेगी। विपक्ष पर भी निशाना आपने साधा है। कमलनाथ जी को लेकर जो बातें कही हैं, यंग हाथों में जरूर है, लेकिन 20 सालों का इंतजार कांग्रेस को करना होगा, ये दावा किया है राजेंद्र शुक्ल, मध्य प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ने। ओवर टू यू प्रेरणा। तो मध्य प्रदेश में किस तरह से विकास किया गया है और आगे किया जाएगा, इस दिशा में हमने बातचीत की है। सर, गुजारिश है मेरी आपसे, आप प्लीज मंच पर बने रहेगा और इसी कड़ी में हम आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे और हमारे खास मेहमान और जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम पूरा हो पा रहा है, हालांकि यह कार्यक्रम आगे भी अभी जारी रहेगा, उनको हम मंच पर बुलाएंगे और उनको सम्मानित करने का समय है। लेकिन उससे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को। सर, प्लीज आप मंच पर आइए। उसके बाद हम हमारे खास मेहमानों को मंच पर बुलाएंगे और इस सम्मान की बेला को हम इसी तरह आगे जारी रखेंगे। तो इस कड़ी में मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी संजीव अग्रवाल जी को। सेज ग्रुप इंदौर से हैं संजीव अग्रवाल जी और सीएमडी है सेज ग्रुप के। जोरदार तालियां संजीव अग्रवाल जी के लिए। और ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया है संजीव अग्रवाल जी के माध्यम से भी, और इसी के साथ हमारे खास मेहमान, हम इनसे चर्चा भी करेंगे आगे। और इसी कड़ी में मैं आगे मिस्टर सुरेश एस भदौरिया जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन है इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के। सुरेश भदौरिया जी का मंच पर स्वागत है और ये तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे खास मेहमानों के लिए। हम इनसे बातचीत भी करेंगे और ये वही मेहमान जिनके माध्यम से जो हमारा कार्यक्रम है ये संपन्न हो पाया है। मिस्टर विकास मुंद्रा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सीएमडी है श्री बालाजी पैकेजिंग भोपाल के। विकास मुंद्रा जी, आपका बहुत स्वागत है सर मंच पर। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और मैं डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय जी को मंच पर अब आमंत्रित करना चाहूंगी। मेडिकल डायरेक्टर एंड गैस्ट्रो सर्जन हैं सुबोध वार्ष्णेय जी, सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हैं। जोरदार तालियां। मेडिकल क्षेत्र में किस तरह से काम किए जा रहे हैं उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय जी। खालिद खान जी, बहुत स्वागत है सर आपका मंच पर। प्लीज आप मंच पर आइए और ये जो सम्मान की बेला है ये इसी तरह से आगे जारी रहेगी। मिस्टर मनोहर मेहरा जी और मयंक जैन जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सोशल वर्कर हैं और प्रेसिडेंट हैं मैहर मेर समाज भोपाल से हैं। बहुत स्वागत सर आपका, मंच पर आइए प्लीज। जोरदार तालियों का ये सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आज हम इस चर्चा में हमारे खास मेहमानों के लिए ही बैठे हुए हैं और इनसे चर्चा भी कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उत्थान के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। मेडिकल डायरेक्टर है संदीप श्रीवास्तव जी। बहुत स्वागत है सर आपका। मेदांता हॉस्पिटल इंदौर से हैं संदीप श्रीवास्तव जी। जोरदार तालियां मेडिकल क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए। और अजय हाडिया जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर अजय हाडिया जी, प्लीज सर आप मंच पर आइए। डॉक्टर दीपक खंडेलवाल जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। एमडी हैं आरोग्य हॉस्पिटल छिंदवाड़ा से हैं। जोरदार तालियां अजय हाडिया जी के लिए। कैंसर स्पेशलिस्ट हैं अजय हाडिया जी।
जोरदार तालियां असित पाठक जी के लिए, सीएमडी हैं एपिकॉन इंफ्रा इंदौर से हैं। उसके बाद हमारे साथ मंच पर होंगे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी, एमडी होम्योपैथी हैं, क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज से, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक से हैं। तो अर्पित चोपड़ा जैन जी हमारे साथ मंच पर हैं। जोरदार तालियां, एमडी होम्योपैथी क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज से हैं। मिस्टर रितेश राजपूत जी हमारे साथ मंच पर होंगे अगले, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, MBBSwala.in से हैं रितेश राजपूत जी। जोरदार तालियां रितेश राजपूत जी के लिए भी। इसी के साथ मंच पर हमारे साथ होंगे मिस्टर शिवेंद्र एंड डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला जी, मैनेजिंग डायरेक्टर रीवा हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर से हैं। मिस्टर शिवेंद्र एंड डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला जी, जोरदार तालियां आप दोनों के लिए सर। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ इससे पहले चर्चा भी की, बातचीत भी की, और रीवा हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर किस तरह से आगे काम कर रहा है इस विषय पर भी हमने बातचीत की है। इसके साथ मिस्टर प्रबोध मिश्रा जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, CEO हैं सेंट्रल एकेडमी ग्रुप से हैं प्रबोध मिश्रा जी। तो जोरदार तालियां मिस्टर प्रबोध मिश्रा जी के लिए। और इसके साथ मंच पर हमारे साथ होंगी दीप्ति हांडा जी, डीन IIDS से हैं दीप्ति हांडा जी। इंडेक्स ग्रुप से दीप्ति हांडा जी का बहुत स्वागत, जोरदार तालियां दीप्ति हांडा जी के लिए। और उनके साथ होंगे अजय सिंह ठाकुर जी भी होंगे हमारे साथ। जोरदार तालियां अजय सिंह ठाकुर जी के लिए भी। ऑर्थोपेडिक सर्जन है अजय सिंह ठाकुर जी, और इंडेक्स ग्रुप से हमारे साथ अजय सिंह ठाकुर जी भी। जोरदार तालियां आप दोनों के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का। तो हमारे साथ ही हमारे सभी खास मेहमान जुड़े हुए थे, और मोहित सिन्हा जी से मेरा आग्रह है कि आप आज के हमारे खास मेहमान को सम्मानित करिए। तो आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी बातचीत में जुड़े। मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किस तरह से आगे काम किया जाएगा, विंध्य क्षेत्र से आते हैं, विंध्य क्षेत्र ने अपने उत्थान में किस तरह से योगदान निभाया है, और खास तौर पर उसमें राजेंद्र शुक्ल जी ने जिस तरह की भूमिका निभाई है, उस विषय पर भी हमने बातचीत की। और मध्य प्रदेश में आगे कैसे काम किया जाएगा इस विषय पर हमने बातचीत की है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र शुक्ल जी आज आपका हमारी इस साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।